हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक इस चैप्टर के कुल 3 लेक्चर हो चुके हैं और इन तीनों लेक्चर्स में अभी तक हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन और फिर उसके बाद दर्पण, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण और उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, ये सारे टॉपिक अभी तक हम कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड ही बातें करेंगे, लेकिन समतल सतह से प्रकाश का अपवर्तन नहीं, बल्कि गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन की। और गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन को समझते हुए हम लोग बात करेंगे लेंस की। और आज का ये पूरा लेक्चर लेंस के ऊपर फोकस्ड होगा। तो चलिए पहला टॉपिक लेते हैं आज का, गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन। अब गोलीय पृष्ठ का क्या मतलब है? तो अगर आपने दर्पण पढ़ लिया है तो आपको ये पता चला होगा कि गोलीय पृष्ठ 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो उत्तल हो सकता है या फिर अवतल हो सकता है। तो जो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो भी यहाँ पर फार्मूला या निष्कर्ष निकल के आएगा, वो गोलीय पृष्ठों के लिए लागू होगा। गोलीय पृष्ठों मीन्स अवतल पृष्ठ हो या फिर उत्तल पृष्ठ हो। ठीक है, तो चूंकि आपकी बुक में उत्तल पृष्ठ के लिए चित्र समझाया गया और उसके लिए फार्मूला लिखा गया है, तो वही मैं भी यहाँ पर आपको समझाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये फार्मूला अवतल पृष्ठ के लिए भी ऐसे ही लागू होता है जैसे कि उत्तल पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि हम कोई एक गोलीय उत्तल पृष्ठ लेते हैं। ये मान लेते हैं कि उत्तल पृष्ठ है और इसी को गोलीय उत्तल पृष्ठ हम कह सकते हैं। ये मान लेते हैं कि कांच का एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है और इसके चारों ओर वायु माध्यम है। ठीक है, अब अगर वायु माध्यम है तो इसका मतलब ये माध्यम कैसा होगा? तो ये माध्यम होगा विरल। और ये कांच माध्यम है तो ये माध्यम कैसा होगा? तो ये माध्यम होगा सघन। ठीक है, हर माध्यम का अपना एक अपवर्तनांक होता है, ये हम समझ चुके हैं। तो इधर जो वायु माध्यम है या विरल माध्यम है, इसका जो अपवर्तनांक है उसको हम मान ले रहे हैं n1, और इधर जो सघन माध्यम है, जो कांच है, उसके अपवर्तनांक को मान ले रहे हैं n2। ठीक है, और ये जो आपको गोलीय उत्तल पृष्ठ दिख रहा है, अब चूंकि ये गोलीय उत्तल पृष्ठ है तो ये आप ये मान सकते हैं कि ये किसी न किसी एक गोले का एक भाग होगा, है ना। इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी गोलीय गोलीय स्फीयर यानी एक गोलीय सतह रहा होगा, उसी का ये एक भाग है। तो अगर ये किसी गोलीय सतह का एक भाग है तो इसका मतलब उस गोलीय सतह का अपना एक केंद्र भी रहा होगा। तो इस केंद्र को यहाँ पर अगर हम पॉइंट आउट कर दें, सेंटर C को, और ये जो गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ का आप जानते हैं जो मध्य बिंदु होगा यहाँ पर, उसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं इस गोलीय पृष्ठ का ध्रुव। दर्पण के केस में आपने पढ़ा है कि वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है ना, इनके बीच में फोकस पॉइंट होता है। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं। बस ये है कि इसमें हम अंदर से या बाहर से इसको हमने पॉलिश नहीं किया है, इसीलिए ये जो है पारदर्शी माध्यम है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन की बात कर रहे हैं। जबकि वहाँ पर हमने दर्पण लिया था, मीन्स इसको हमने एक साइड से पॉलिश कर दिया था, तो ये दर्पण बन गया, और दर्पण के केस में प्रकाश के परावर्तन की बात करी थी। ठीक है, तो उत्तल या अवतल दर्पण के बारे में जो टर्म हमने लिखा था, वही टर्म यहाँ पर हम अभी भी लिख रहे हैं, लेकिन ये उत्तल या अवतल दर्पण नहीं है। ठीक है, ये बस एक उत्तल या अवतल सतह है या पृष्ठ है। तो हम एक गोलीय पृष्ठ हमने लिया है, इसका एक अपना केंद्र वक्रता केंद्र होगा और इसका अपना एक ध्रुव होगा। और आप जानते हैं कि इन दोनों को मिलाती हुई जो रेखा होगी, उसको हम इस गोलीय पृष्ठ का, इस गोलीय पृष्ठ यानी इस उत्तल पृष्ठ का क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। तो ये हो गया इस उत्तल पृष्ठ का मुख्य अक्ष। और मान लेते हैं कि इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ पर एक कोई वस्तु है, और वो वस्तु कैसा है? तो बिंदु आकार का है। यानी इसके इस गोलीय उत्तल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर यहाँ पर हमने एक मान लिया कोई वस्तु है जो बिंदु आकार का है, मतलब बहुत छोटे आकार का है। ठीक है, और उसको हम नाम दे देते हैं O फॉर ऑब्जेक्ट से यहाँ है। ठीक है, एक पॉइंट है। हमको देखना है कि जब इस सतह से प्रकाश की किरण जाएगी इस पर, इस गोलीय पृष्ठ पर, तो किस प्रकार से अपवर्तन इसमें होगा और उसके लिए फार्मूला क्या आएगा। तो हमने देखा कि जब इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी जाती है और उससे कोई प्रकाश की किरण, ये कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ पर इस सतह पर इस प्रकार से जाती है, तो आप जानते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो अगर ये प्रकाश की किरण भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो इसको भी अपने मार्ग से विचलित होना पड़ेगा, अर्थात इसका भी अपना एक अपवर्तन होगा। तो इसका अपवर्तन यानी ये किस तरफ जाके आगे झुकेगी, विचलित होगी, ये हमको पता करना है।
तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यहाँ वाला केस अगर देखें तो ये विरल से सघन में प्रकाश की किरण जा रही है, तो अगर विरल से सघन में प्रकाश की किरण जा रही है तो ये आपतन बिंदु पर गिरने के बाद अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम ये सवाल है कि अभिलंब है कहाँ पर। यहाँ पर अगर हमको अभिलंब पता चल जाए तो हम बहुत ही आसानी से इस किरण को उसकी तरफ झुका देंगे और हमको पता चल जाएगा कि आगे जाके प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए अभिलंब के लिए आपको अभिलंब की मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि जो अभिलंब होता है वो हमेशा उस सतह पर, जिस भी सतह पर अभिलंब हम खींचते हैं उस सतह से हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है, यानी लंबवत होता है। तो जब समतल सतह हमने लिया था इस प्रकार से समतल सतह, तो आपने कहा कि ये अभिलंब है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने गोलीय सतह ले लिया है, तो गोलीय सतह से आपको एक अभिलंब खींचना है। तो गोलीय सतह का अभिलंब मतलब गोलीय सतह पर एक ऐसी रेखा आपको खींचनी पड़ेगी जो उस गोलीय सतह से 90 अंश का कोण बनाए, अर्थात लंबवत हो। तो ध्यान रखिए, क्लास 10th में आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि जो वृत्त होता है या इस तरह से ये गोलीय सतह होता है, इसकी जो त्रिज्या होती है यही इसके ऊपर लंब होती है। इसके ऊपर लंब होने का मतलब इसके इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होना। ठीक है, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा उस बिंदु पर या उसकी सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये गोलीय सतह यानी वृत्ताकार सतह, तो इसका भी अगर हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा इस बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, तो हमको एक ऐसा सतह खींचना पड़ेगा, एक ऐसी लाइन हमको खींचनी पड़ेगी जो इसके ऊपर इस सतह पर लंबवत हो, अर्थात इस गोलीय सतह की एक त्रिज्या हमको खींचनी पड़ेगी। तो गोलीय सतह की त्रिज्या का मतलब क्या, इसके केंद्र से जो होकर जाने वाली रेखा होगी वही तो त्रिज्या होगी। तो केंद्र से अगर हम इस बिंदु को मिला दें इस प्रकार से, ये इस प्रकार से देखिए हमने मिला दिया है, और ये जो हमने रेखा बना दिया है, ये जो हमने खींचा है केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हुए, यही है इस गोलीय सतह का अभिलंब। ठीक है, तो अभी तक इस डायग्राम को अगर फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं। एक हमने ये कांच का एक लिया है, गोलीय सतह लिया है, और इस गोलीय सतह का अपना एक वक्रता केंद्र है, इसका एक ध्रुव है, और इन दोनों को मिलाती हुई जो रेखा है वो इस गोलीय सतह का मुख्य अक्ष है। और ये भी आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो हम इसको r से प्रदर्शित भी कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस r है। ठीक है, और यहाँ पर ये वस्तु रखी गई है, बिंदु वस्तु O है मुख्य अक्ष पर, और ध्रुव से वस्तु की दूरी को u कहते हैं, तो ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक u दूरी हो गई। ठीक है, इस वस्तु से, इस बिंदु वस्तु से एक प्रकाश की किरण ये चलती है, यानी ये आपतित किरण है, और इस बिंदु पर जाके गिरती है। ये बिंदु अगर हम कोई मान लेते हैं Q, ये बिंदु Q है, यहाँ पर जाके ये प्रकाश किरण गिरती है बिंदु Q पर, और आप जानते हैं कि जब ये विरल से सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो हमने इसका अभिलंब खींच लिया इस गोलीय सतह का, और गोलीय सतह का अभिलंब का मतलब क्या, गोलीय सतह की जो त्रिज्या है वही इसका अभिलंब होगी, यानी इसकी सतह पर अभिलंब होगी। ठीक है, तो हमने त्रिज्या खींच दिया, केंद्र से इस आपतन बिंदु Q को मिलाती हुई रेखा खींच दी, ये हो गया अभिलंब। ठीक है, तो अब ये जो किरण है, ये जो आपतित किरण इस दिशा में जा रही थी, ये किधर जाके मुड़ जाएगी, तो आप जानते हैं विरल से सघन में जा रही, तो अभिलंब की ओर ऐसे जाना था, तो ऐसे नहीं जाएगी बल्कि इस अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। और जब यहाँ पर झुकती है तो ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से ऐसे आगे निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जाके ये इस बिंदु पर मिलेगी। और दूसरी बात, अब देखिए आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु से चलने वाली किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो कोई एक और किरण होनी चाहिए जो जाके इस किरण से मिले, तभी तो हमको पता चलेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि अगर यहाँ से एक किरण जो है इस मुख्य अक्ष की दिशा में जाए, इस बिंदु से बिंदु वस्तु जो है यहाँ से अगर एक किरण मुख्य अक्ष की दिशा में जाए, यहाँ से ध्रुव से होते हुए जाए, तो आप जानते हैं कि ये आगे जाएगा और C से होकर पास होगा। और आपने पढ़ा है कि C से होकर जाने वाली जो किरणें होती हैं वो बिना विचलित हुए आगे जाती हैं। दर्पण के केस में वो परावर्तित हो जाती है बिना विचलित हुए, और गोलीय सतह के केस में वो बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक किरण अगर लेकर जाएंगे इस ऊपर से, इसके मुख्य अक्ष से, तो ये बिना विचलित हुए इस प्रकार से आगे जाएंगी, और यहीं पर दोनों किरणें आपस में काटेंगी, और जहाँ पर ये दोनों काटेंगी वहीं पर बन जाएगा इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब, और जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, उसको हम मान ले रहे हैं I। ठीक है, और इस ध्रुव से इस प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, V बोलते हैं। तो इसको हम इस दूरी को दिखा रहे हैं कि ये V दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यानी गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या R, और वस्तु की दूरी ध्रुव से U, और प्रतिबिंब की दूरी इस ध्रुव से V।
और इस गोलीय सतह का या इस कांच का अपवर्तनांक या इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो है n2 है, और इस बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस गोलीय सतह से इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। और इस अपवर्तन के लिए फार्मूला क्या निकल के आता है, इसका डेरिवेशन है आपके सिलेबस में, और मैं अभी आपको डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, फार्मूले बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। डेरिवेशन बचा हुआ है, तो जब डेरिवेशन आपको कराएंगे इस उत्तल गोलीय सतह से किस तरीके से ये फार्मूला जो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं वो कैसे आता है, ये भी आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में फार्मूला क्या निकल के आता है, इस गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ठीक है, यही फार्मूला निकल के आता है किसी भी गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए, चाहे वो गोलीय उत्तल सतह हो या फिर गोलीय अवतल सतह हो। तो किसी भी प्रकार का गोलीय सतह हो उससे प्रकाश का अपवर्तन होगा तो ये फार्मूला निकल के आएगा। r क्या है, गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या, u है वस्तु की दूरी, और v है प्रतिबिंब की दूरी। ये सब आपको मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है ना, n2 क्या है, इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक, और n1 है विरल माध्यम का अपवर्तनांक। और प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही, तो सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो एक तो आप इस तरीके से इस फार्मूले को आप याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार इस पर न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं और ऐसे ही आपको एज इट इज़ वैल्यू प्रयोग रखनी होती है और आंसर आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक पहले वाले माध्यम के सापेक्ष बताया जाता है। इसका अपना एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है n2, वो नहीं बताया जाता है। आपको बताया जाता है पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो अपवर्तन की घटना में जब आपने स्नेल का नियम पढ़ा, उसमें आपने एक चीज़ देखा था कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो स्नेल के नियम के अनुसार आप लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर, और ये किसके बराबर आता था, तो ये बराबर आता था 1n2 के बराबर। और मैंने आपको बताया था कि 1n2 का मतलब क्या होता है, n2/n1, है ना। 1n2 का मतलब होता है n2/n1, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और ये जो 1n2 लिखा हुआ है, इसी को इन जनरल सिंपली यहाँ पर ये नंबर यानी यहाँ पर ये लिखा ही नहीं जाता है, सिंपली n भी लिखा रहता है कई जगहों पर। आपको ये समझना होता है कि ये जो अपवर्तनांक है इस माध्यम का अपना निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं, बल्कि इस माध्यम का इस वाले माध्यम बाहर वाले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष इस दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या ऐसे कर लीजिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर n2/n1। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर इस दोनों पक्षों को इस इक्वेशन के अगर n1 से डिवाइड कर दें तो आपको हर जगह n2/n1, n1/n1, n2/n1 और n1/n1 मिल जाएगा। और जहाँ जहाँ आपको n2/n1 मिलेगा वहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंपल सा n लिख देंगे। मतलब वही 1n2 लिखिए या फिर n लिखिए, मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो इसके दोनों पक्षों को लिख देते हैं यहाँ पर। दोनों पक्षों को n1 से भाग करने पर, दोनों पक्षों को अगर n1 से भाग करेंगे तो n1 से भाग करने के बाद क्या आएगा, यह आ जाएगा n2/n1, और इसके अपान में क्या है v, माइनस यहाँ पर मिलेगा n1/n1, और उसके बाद अपान में u, और बराबर n2/n1, और उसके बाद माइनस यहाँ से n1/n1, और फिर डिवाइडेड बाई r। ठीक है, अब देखिए जहाँ जहाँ n1/n1 आया है ये तो आपस में कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ n2/n1 आया है उसको हम चाहे 1n2 बोलें या फिर n बोलें। तो अगर हम इसको n लिखते हैं n2/n1 को, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n, तो ये लिखेंगे n और अपान v माइनस ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू ये हो जाएगा n - 1/r। ठीक है, तो ये जो ऊपर फार्मूला मैंने लिखा था ये वही फार्मूला है, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है, तो किसी भी गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए आप ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप ध्यान रखिए कि चाहे वो सतह अवतल हो, यानी वो पृष्ठ जो ये पारदर्शी सतह है वो अवतल हो या फिर उत्तल हो, उन दोनों के लिए आप इस फार्मूले का और इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन। अब बात हम लोग करेंगे लेंस की, और लेंस जो टॉपिक है उसको आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है कि लेंस जो है 2 गोलीय पृष्ठों अथवा कम से कम एक गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है।
अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जब लेंस के हम फार्मूले की बात करते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है या लेंस की जो क्रियाविधि है वो इस गोलीय पृष्ठ की क्रियाविधि से ही मिलकर बनी हुई है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि लेंस को पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी था कि एक सतह अगर ऐसा हो, कोई गोली सतह हो, उत्तल हो या फिर अवतल हो, उससे किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। और यही अगर आपने समझ लिया तो इसी चीज़ के प्रयोग से आप लेंस को समझ सकते हैं कि लेंस किस तरीके से काम करता है, प्रकाश किरणों को मोड़ता है या फैलाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं लेंस। देखिए, लेंस की परिभाषा होती है कि दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, है ना। कोई भी पारदर्शी माध्यम हो और उसमें या तो उसके दोनों के दोनों सतह जो हो वो गोली हो या फिर कम से कम एक गोली जरूर हो और दूसरा वाला समतल हो सकता है। ठीक है, दोनों के दोनों समतल होंगे तो वो लेंस नहीं कहलाएगा, वो ग्लास प्लेट हो जाएगा। ठीक है, तो दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। यही बात आपको बस ध्यान रखनी है कि कम से कम एक सतह का गोली होना जरूरी है। तो आप जो भी सोच सकते हैं, वो जो भी आपके दिमाग में चित्र आ रहा है, वो सब के सब लेंस कहलाते हैं, है ना। सामान्यतः कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बस एक ये लेंस का तरीका हो गया और एक ये लेंस का तरीका हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में ही आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें भी दोनों के दोनों सतह गोली हैं और दोनों के दोनों उत्तल सतह हैं, और यहाँ पर भी दोनों के दोनों सतह गोली हैं लेकिन दोनों अवतल सतह। तो जरूरी नहीं है कि दोनों को दोनों सतह गोली हो तभी वो लेंस कहलाएगा। एक तो ये तो सामान्य कॉमन नेम है कि ठीक है ये उत्तल है, दोनों सतह उत्तल है तो ये उत्तल कहलाएगा और ये जो है अवतल कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि यही केवल लेंस होते हैं, इनको आप सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से लेंस के ये दो प्रकार हो गए, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक है, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो आप ये कह सकते हैं लेंस की परिभाषा दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है तथा अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ठीक है, अब आप चाहें तो इस उत्तल लेंस को और भी कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं और भी इसके तरीके से इसको आप सब कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसी आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जो उत्तल लेंस है वो तीन प्रकार का होता है और बिल्कुल सेम तरीके से आप अवतल लेंस को तीन और भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो अवतल लेंस भी तीन प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि लेंस मुख्य रूप से जो है दो प्रकार के हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं तो मैं यहाँ पर पहले चित्र बना रहा हूँ। देखिए, एक तो होता है उभयोत्तल, उभय और उत्तल यानी उभयोत्तल। तो उभयोत्तल लेंस का क्या मतलब है, एक ऐसा लेंस जिसका दोनों का दोनों, उभय का मतलब होता है दोनों, जिसका दोनों सतह कैसा हो, जिसका दोनों सतह उत्तल हो, ऐसे लेंस को उभयोत्तल लेंस कहते हैं। जैसे कि यही दोनों सतह उत्तल है तो ये है तो उत्तल, लेकिन उत्तल में भी कौन सा उत्तल है तो आप इसको उभयोत्तल लेंस कह सकते हैं। ठीक है ना। तो उत्तल लेंस वो लेंस होता है जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। तो बहुत तरीके से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरा क्या हो सकता है, समतल उत्तल। ये भी देखिए बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, ये भी तो उत्तल लेंस कहलाएगा। लेकिन इसको हम उभयोत्तल नहीं कहते हैं, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे समतल उत्तल है तो यानी समतल उत्तल, समतलोत्तल। ठीक है, तो ये समतल उत्तल लेंस हो गया। और इसी तरह से उभयोत्तल की बात करें तो यही उभयोत्तल है जो हमने यहाँ पर चित्र बनाया है, मैं फिर से यहीं पर बना देता हूँ, यही है। ठीक है, और तीसरा जो नाम आता है वो है अवतल उत्तल, यानी इसका पहला भाग क्या होगा, अवतल होगा, यानी इस तरीके से ये जो भाग आपको दिख रहा है अवतल, और दूसरा वाला जो भाग होगा वो ऐसा होगा यानी कि उत्तल। तो ये इस तरीके से बनता है, सॉरी ये यहाँ पर ऐसे रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवतल उत्तल यानी अवतल उत्तल, संधि कर देंगे, इकट्ठा लिखेंगे तो अवतल उत्तल। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल, समतल उत्तल और अवतल उत्तल। ठीक है, उभयोत्तल में दोनों सतह उत्तल होता है, समतल उत्तल में एक समतल होता है दूसरा उत्तल होता है, और अवतल उत्तल में एक अवतल होता है दूसरा उत्तल होता है। और उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वो लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो तीन भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से अवतल लेंस के लिए हम बात करेंगे। अवतल लेंस के भी तीन प्रकार। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए दोनों सतह दोनों तल
उत्तल होते थे तो उसको बोला हमने उभय उत्तल। अगर दोनों सतह अवतल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उभय अवतल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उभय अवतल का उदाहरण। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उभय अवतल, उभयावतल। ठीक है, उभय प्लस अवतल यानी उभयावतल, और इसका चित्र आप ये बना सकते हैं, यही जो ऊपर बना हुआ, दोनों सतह जो है अवतल है तो उभयावतल। ठीक है, यानी उभय अवतल। इसके बाद बात आती है समतल अवतल की। तो पहले एक सतह समतल ले लेते हैं और दूसरा सतह कैसे ले लेंगे, अवतल ले लेंगे। तो ये कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया समतल अवतल यानी समतलावतल। ठीक है, और तीसरा जो टाइप है वो क्या होगा, तो तीसरे टाइप में आपने देखा था इसमें चूंकि ये हम उत्तल लेंस का टाइप पढ़ रहे थे तो इसमें हमने पहला सतह अवतल लिया था, दूसरा उत्तल लिया था, तो इसका नाम हो गया अवतल उत्तल। ऐसे यहाँ पर भी ये अवतल का प्रकार पढ़ रहे हैं तो पहला सतह उत्तल ले लेते हैं और दूसरा वाला सतह अवतल ले लेते हैं, तो यानी उत्तल अवतल यानी उत्तलावतल। ठीक है, तो पहले सतह को हम उत्तल ले लेते हैं इस प्रकार से, और दूसरा सतह कैसे हो जाएगा, दूसरा सतह हो जाएगा अवतल। तो इसको लिख देते हैं उत्तलावतल। ठीक है, तो इस प्रकार आप बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि जो लेंस बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं उसको उत्तल लेंस कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ये तीनों के नाम हो गए, चित्र हो गए। इसी प्रकार जो लेंस बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, उसको अवतल लेंस कहते हैं, और ये इसके टाइप हो गए। ठीक है, अब यहीं से एक और बात समझ लेते हैं। देखिए, दर्पण के केस में आपने देखा था कि जो दर्पण प्रकाश किरणों को मोड़ता है उसको बोलेंगे अभिसारी दर्पण, और जो किरणों को फैलाता है उसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। इसी आधार पर आपने देखा था कि अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण भी कहलाता है और उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण भी कहलाता है। इसी तरह से अगर हम लेंस के केस में बात करें तो देखिए, लेंस का अपना एक मुख्य अक्ष होता है और इस पर भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें डाली जाएं तो इसकी खास बात ये होती है कि ये वाला लेंस इन किरणों को मोड़ देता है ऐसे। ठीक है, और ये जो लेंस होता है ये इस अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को इस तरह से फैला देता है। तो उसी आधार पर कि जो किरणों को मोड़ रहा है और फैला रहा है, अगर इस आधार पे हम नाम रखें तो आप समझ सकते हैं कि ये किरणों को मोड़ रहा है, और जो लेंस या दर्पण किरणों को मोड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो उत्तल लेंस किरणों को मोड़ता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। उत्तल लेंस किरणों को मोड़ता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाएगा। जबकि यही काम दर्पण के केस में कौन कर रहा था, प्रकाश किरणों को मोड़ने का, तो वहां पर अवतल कर रहा था। यही एक डिफरेंस आप याद रखिए कि ज़्यादातर चीज़ें जो दर्पण के केस में थी और लेंस के केस में है वो बिल्कुल एकदम इंटरचेंजेबल है। जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर अवतल में दिखती थी वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर उत्तल में दिखाई देंगी, जो वहाँ पर उत्तल में दिखती थी वो यहाँ पर अवतल में दिखाई देंगी। तो अभी हम आगे इमेज बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि जो वहाँ पर अवतल की प्रॉपर्टीज़ होती थी वो यहाँ पर उत्तल में दिख रही हैं, और जो वहाँ पर उत्तल में थी वो अवतल में दिखाई देंगी। ठीक है, तो लेंस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं और बहुत ही आसानी से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप दर्पण को पूरी तरह से तैयार रखें। इसीलिए मैंने आपको दर्पण का बहुत ही डिटेल बता दिया था, हर उसका जो है जितना भी नियम होता है और इमेज किस तरीके से वो बनाता है, सारी बातें हमने डिस्कस कर दी, जबकि वो आपके सिलेबस में नहीं था। और यही चीज़ यहाँ पर लेंस के भी केस में होगा। और अगर इन चीज़ों को आप नहीं समझते हैं तो फिर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें सिलेबस में नहीं है लेकिन ये 10th में थी, तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, एनसीईआरटी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आपको ये चीज़ें पता है। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आप इसको अब भी मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, तो ये किरणों को फैला रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम अपसारी दर्पण बोलेंगे। लेंस, अपसारी लेंस हो गया। ठीक है, तो ये अभिसारी लेंस बोलिए या उत्तल लेंस बोलिए, सेम मीनिंग है। इसी तरीके से अपसारी लेंस बोलिए या फिर अवतल लेंस बोलिए, इसका भी सेम मीनिंग। जैसे आपने दर्पण में देखा था, दर्पण के आपने 2 प्रकार देखे, फिर आपने देखा कि दर्पण में यूज होने वाले जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, वो कौन कौन सी हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, उसको आपने समझा था। उसी आधार पर हम लोग यहाँ पर लेंस के बारे में बात करेंगे। लेंस आपने देख लिया, लेंस की परिभाषा आपने पढ़ ली। अब बात करेंगे लेंस में यूज होने वाली कुछ परिभाषाएं। लेंस के केस में कुछ परिभाषाएं, कुछ शब्दावली, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, उनको हमको समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो लेंस से संबंधित परिभाषाओं को समझने के लिए हम लोग पहले लेंस का चित्र बनाते हैं। लेंस कौन से बनाएंगे हम यहाँ पर, तो देखिए, आप चाहे अवतल लेंस बनाइए चाहे उत्तल लेंस बनाइए, वो जो सारे टर्म हम यहाँ पर समझेंगे वो दोनों के लिए लागू होंगे। ठीक है, तो हम अवतल का भी केस ले लेते हैं और
उत्तल का भी केस ले लेते हैं। ठीक है, दोनों के केस में हम इन शब्दावली को समझेंगे। देखिए, अगर इन दोनों ही लेंसों की हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है और ये भी दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है। और जो दोनों जो गोलीय पृष्ठ आपको दिख रहे हैं वो किसी गोलीय सतह के एक भाग हो सकते हैं। तो आप ये मान सकते हैं, ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो सतह है ये इस वाले गोले का एक भाग है ना, इस तरीके से कोई गोला रहा होगा। इसी प्रकार से ये वाला जो सतह है ये भी किसी एक गोले का भाग रहा होगा, है ना। यानी जो दोनों गोलीय पृष्ठ हैं वो दोनों गोलीय पृष्ठ किसी गोले के एक भाग होंगे। ऐसे आप इसके भी केस में यही बात समझ सकते थे कि ये किसी गोले का एक भाग था ये सतह, इसी प्रकार से ये वाला सतह भी किसी गोले का एक भाग। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि ये दोनों सतह एक एक गोले के एक भाग हैं तो दोनों गोलों की अपनी एक जो है एक दोनों गोलों का अपना एक केंद्र भी होगा, है ना। इस गोले का भी अपना एक केंद्र होगा, इस गोले का भी अपना एक केंद्र होगा। और इसी केंद्र को हम लोग दर्पण के केस में वक्रता केंद्र कहते थे। लेकिन यहाँ पर हम इसको वक्रता केंद्र नाम नहीं दे रहे हैं, बस हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं चलिए C1 से और C2 से। ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे वहाँ पर वक्रता केंद्र हुआ करता था। अब इन दोनों को मिलाती हुई जो रेखा है, ये जो रेखा है यानी दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाती हुई जो रेखा दिख रही है आपको, इसी रेखा को हम इस लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम इस गोले को मिटा दें तो अब ये जो आपको दिख रहा है ये है इस लेंस का मुख्य अक्ष। ठीक है, C1 और C2 को मिलाते हुए। और C1 और C2 हैं क्या? तो C1 और C2 जिन दो गोली सतहों से इनको काट के निकाला गया होगा उनके केंद्र है ना। इन दोनों केंद्रों को मिलाती हुई रेखा को मुख्य अक्ष बोलेंगे। यानी आप कह सकते हैं C1 C2 जो है वो लेंस का मुख्य अक्ष कहलाएगा। मुख्य अक्ष बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ के भी केस में आप देख सकते हैं, एक केंद्र यहाँ पर मिलेगा, एक केंद्र यहाँ पर मिलेगा। इन दोनों को मिलाती हुई जो रेखा होगी वो इस अवतल लेंस का मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गया C1, सॉरी यहाँ पर इसको C2 बोलेंगे और इसको C1 बोलेंगे। ठीक है, C2 और C1 बोलेंगे। अभी आपको दिखाते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है और इसका मीनिंग क्या है। इसके बाद देखिए, अब जैसे आपने देखा था कि जिस प्रकार से ध्रुव के बिल्कुल बीच में यानी दर्पण के बिल्कुल बीच में एक बिंदु होता है जिसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं, वैसे ही इस लेंस के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट की अपनी खास बात होती है। इसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे और इस C को बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, यानी लेंस के बिल्कुल बीचों बीच मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरे तो वो बिना विचलित हुए कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं आपतित किरण की समांतर ही वो अपवर्तित हो जाती है। उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। यानी ये एक ऐसा बिंदु है कि अगर इसके ऊपर कोई प्रकाश ऐसे आके गिरे तो जब इधर से कोई प्रकाश वो निकलती है बाहर तो ऐसा लगता है कि जो किरण निकल रही है वो विचलित ही नहीं हुई, वो बिल्कुल सीधे जा रही। जबकि सच्चाई ये है कि आप जानते हैं कि प्रकाश किरण विरल से सघन में और सघन से विरल में जाएगी तो जरूर से जरूर अपवर्तित होगी। लेकिन एक बिंदु ऐसा यहाँ पर होता है कि ऐसे लगता है कि जब प्रकाश किरण वहाँ से होकर गुजरती है तो ऐसे लगता है कि ये प्रकाश किरण बिल्कुल विचलित ही नहीं हुई। जबकि सच्चाई ऐसी है कि ये आप जानते हैं कि ये प्रकाश किरण विचलित हुई होती है, लेकिन ये आपतित किरण की दिशा के बिल्कुल क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, ये बिल्कुल समांतर होती है। तो ये वाली किरण और ये वाली किरण बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ऐसे भी बोला जाता है कि लेंस के बिल्कुल बीच में मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु जहाँ से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उसको लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और C से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब C और इस वाले C1 यानी वक्रता, ये जो केंद्र है, इस वक्रता केंद्र और इस प्रकाशिक केंद्र के बिल्कुल बीच में एक बिंदु होगा। जैसे वहाँ पर फोकस बोलते थे ऐसे यहाँ पर भी उसको फोकस ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये C1 था तो इसको F1 कह सकते हैं, ये C2 है तो यहाँ पर बिल्कुल बीच में क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, ये C2 है तो यहाँ पर आपको एक बीच में F2 मिलेगा, ये बीच में प्रकाशिक केंद्र C होगा और यहाँ पर एक बिंदु क्या होगा, F1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको इस C1 और C2 की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इसलिए मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, जितनी चीज़ें आपके डायग्राम में बार बार आपको देखने को मिलती है मैं बस वही रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया C1 और F1 और F2। अब इसके बाद बात आती है कि फोकस तल क्या होता है। तो फोकस तल बिल्कुल वही परिभाषा है जो दर्पण के केस में होता है कि लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले और सतह के मुख्य अक्ष के बिल्कुल लंबवत जो तल है उसको फोकस तल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से होकर गुजरने वाला जो तल है लंबवत तल, इसी को फोकस तल कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब मुख्य फोकस
और ये फोकस और ये सी के बीच की जो दूरी होती है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। तो एक फोकस दूरी आपको यहाँ पर मिलेगी और एक फोकस दूरी यहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल यही सी चीज़ आपको इस वाले लेंस के भी केस में मिलेगा कि दो दो फोकस आपको दिखाई देंगे। अब देखिए, आप दर्पण के केस में तो आपने याद कर लिया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेकिन अगर आपसे पूछें लेंस में, बताइए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो आपको दो दो फोकस दिख रहे हैं और आप कहेंगे ये दाहिने साइड है प्लस में, ये बाएं साइड है ये माइनस में। तो ये कैसे कन्फर्म हो? तो ध्यान रखना है आपको कि जो मुख्य फोकस होता है वो कौन है। तो लेंस में चूंकि दो दो फोकस होते हैं, लेकिन जो सेकंड फोकस होता है वही हमारा मुख्य फोकस होता है। ठीक है, F2 जो होता है यानी सेकंड फोकस जो होता है वही लेंस का मुख्य फोकस होता है। और इसीलिए F1 और F2 का ध्यान रखना है आपको कि ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर भी F1 और F2 लिख रहे हैं तो फिर आपको लगेगा कि इसका भी सेकंड फोकस इधर है और इसका भी सेकंड फोकस इधर है। तो ऐसी बात नहीं। ठीक है, इसका सेकंड फोकस दाहिने साइड है तो ये प्लस में नापा जाएगा और इसका सेकंड फोकस बाएं साइड है तो फिर ये माइनस में नापा जाएगा। इस आधार पर आप ये कह सकते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, है ना। उत्तल लेंस की अगर बात करें तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी नापेंगे तो फोकस दूरी का मान प्लस में आएगा, और अवतल लेंस के लिए अगर बात करें तो इसकी फोकस दूरी का मान ऋणात्मक आएगा। ठीक है, और जो द्वितीय फोकस होता है वही मुख्य फोकस होता है, यानी द्वितीय फोकस से ही ये दूरी हमको लेनी है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बातें हो गई। इसके केस में कुछ यूज होने वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसको आपने समझ लिया। और जो सबसे मुख्य चीज़ है वो क्या है, वो यही प्रकाशिक केंद्र को आपको समझना था। यहाँ पर प्रकाशिक त्रिज्या नहीं बोलना, इसको जो है वक्रता केंद्र नहीं बोलना है, बल्कि प्रकाशिक केंद्र बोलना है। सी से ही प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, और दो दो फोकस है। जो मुख्य फोकस है वो कौन है, तो द्वितीय फोकस ही लेंस का मुख्य फोकस होता है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई लेंस के बारे में, उसमें यूज होने वाली कुछ परिभाषाएं, कुछ टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग बात करेंगे लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। जैसे आपने दर्पण के केस में देखा था कि 3 नियम होते थे, वैसे हम लोग लेंस के भी केस में देखेंगे कि लेंस से प्रतिबिंब बनाने के भी 3 नियम होते हैं। तो देखते हैं लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। जो नियम हम लोग उत्तल लेंस के लिए पढ़ेंगे वैसे ही नियम हम लोग अवतल लेंस के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपने दर्पण के केस में देखा था। तो सबसे पहला जो नियम है प्रतिबिंब बनाने के लिए, कि पहले तो आप चित्र बनाएंगे कि ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, और ये इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। बीच में एक बिंदु होगा C, यानी कि प्रकाशिक केंद्र C। ठीक है, और इसके पास दो दो फोकस होंगे। यहाँ पर एक फोकस F1 और इस तरफ फोकस दूसरा वाला होगा F2। ठीक है, तो जो पहला नियम है लेंसों से प्रतिबिंब बनाने का वो क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो लेंस से क्या होगी। तो आप जानते हैं कि ये पारदर्शी माध्यम है, तो यहाँ पर तो परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होके द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। देखिए, दो दो फोकस है, ध्यान रखना, ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस। इनके बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी, इनके बीच की दूरी द्वितीय फोकस दूरी, और द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण कौन से फोकस से होकर जाती है, तो ये प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती है। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, पहला नियम यही कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है उत्तल के केस में। अब यही चीज़ अगर हम अवतल के केस में बात करें तो अवतल के केस में देखिए क्या होगा। ये अवतल लेंस हो गया, आप जानते हैं कि इसका भी इस तरीके से हम खींचेंगे, क्या ये मुख्य अक्ष कहलाएगा। यहाँ पर बीच में एक बिंदु होगा C, जिसको हम इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। यहाँ पर एक फोकस होगा और यहाँ पर एक फोकस होगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना कि इसका ये F1 और F2 होता है, इस वाले लेंस के केस में इधर F2 होगा और इधर F1 होगा। ठीक है, और इसमें भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हो लाइक दिस, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर कहाँ से जाती है, तो हमने पढ़ा कि फोकस से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पर भी अगर द्वितीय फोकस को हम देखें तो द्वितीय फोकस तो उसी तरफ है जिधर से ये प्रकाश की किरण जा रही है, और ये प्रकाश किरण परावर्तित तो होगी नहीं कि यहाँ से होकर जाए, ये तो लेंस है तो अपवर्तन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो, और ये भी आप जानते हैं कि ये अवतल लेंस है, ये किरणों को मोड़ता भी नहीं है, ये फैलाता है। तो जो किरण ये समांतर जा रही है इसको ये ऐसे फैलाती है कि लगता है कि ये द्वितीय फोकस से निकल के जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना है पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं या द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है या निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला नियम।
बिल्कुल इसी तरीके से अब इसी का उल्टा करके हम लोग दूसरा नियम पढ़ लें। तो उत्तल लेंस हुआ और उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष हुआ और इसका प्रकाशिक केंद्र, ये प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस, ठीक है। और दूसरा नियम इसी का उल्टा करेंगे। ये तो रहा कि समांतर किरणें फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम हम लोग लेंगे कि फोकस से जाने वाली किरणें समांतर हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना है, समांतर किरण द्वितीय फोकस से होकर जा रही थी और यहाँ पर जो हम फोकस से प्रकाश किरण डालेंगे वो कौन से फोकस से, तो प्रथम वाले फोकस से, ठीक है। तो प्रथम फोकस से अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस पर होकर जाती है तो कैसे आगे निकलती है, तो आगे इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसी का ये उल्टा है कि समांतर किरणें जो थी वो समांतर किरणें फोकस से जा रही थी और जो फोकस से किरणें निकलती हैं वो समांतर हो जाती, और यही प्रथम और द्वितीय फोकस से यहीं से परिभाषा भी दी जाती, ठीक है। चलिए बात करते हैं अवतल के केस में। अवतल के भी केस में देख लेते हैं कि अगर कोई मान लीजिए कि प्रथम फोकस से कोई प्रकाश किरण निकले या प्रथम फोकस की ओर कोई प्रकाश किरण जा रही हो तो वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। तो इधर आप जानते हैं कि ये होता है F2 और ये इधर हो जाएगा क्या, F1। और प्रकाश किरण कहाँ से जानी चाहिए, प्रथम फोकस से। तो इसमें तो प्रथम फोकस से जा सकती थी, लेकिन इसमें प्रथम फोकस की ओर जाती हुई किरणें हमको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश किरण, यानी कि ये कुछ इस तरीके से ऐसा लगे कि ये आगे बढ़ के कहाँ जाती, ये आगे जा सकती थी ये प्रथम फोकस की ओर, ठीक है। तो प्रथम फोकस की ओर जाते हुए प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, यहाँ पर आप बीच में ये बिंदु C दिखा सकते हैं, और अपवर्तन को आप मुख्य रूप से चाहें तो इस बीच में पहुँचने के बाद ही प्रदर्शित करें तो ज़्यादा सही होता है, ठीक है। तो अब ये कैसे हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसमें भी ये नियम आपने देखा कि प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर बोलेंगे प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल आपको दर्पण जैसा कुछ फील आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि आपने ये चैप्टर पढ़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने दर्पण पढ़ा हुआ है। दर्पण में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी थी, जो भी नियम पढ़े थे, ये मिलता जुलता नियम है, सारी चीज़ें वैसे ही दिख रही, बस वहाँ पर परावर्तन हो रहा था और यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, और इसी वजह से बस डायरेक्शन, इमेज का डायरेक्शन चेंज हो गया है, बाकी और चीज़ कोई भी चीज़ नहीं बदल रही है, ठीक है। तीसरा जो है, जैसे उसमें आपने देखा था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर लौट आती थी, ऐसे यहाँ पर भी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं, ये उत्तल लेंस हो जाएगा, मुख्य अक्ष, और यहाँ पर हम केवल C बना रहे हैं। C मतलब कि ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, और यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अवतल के केस में बात कर सकते हैं। ये अवतल लेंस है, तीसरा है ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये बिंदु C, और C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगी, चाहे वो लेंस अवतल हो चाहे वो लेंस उत्तल हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब अगर आपको ये नियम समझ में आ गए हैं तो अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और इन प्रतिबिंब बनने की जब हम बात करेंगे तो बिल्कुल दर्पण का ही केस लेंगे कि जैसे वहाँ पर अवतल दर्पण 6 तरह से प्रतिबिंब बनाता था, वैसे यहाँ पर उत्तल लेंस 6 तरीके से प्रतिबिंब बनाएगा, और प्रतिबिंब की प्रॉपर्टीज़ भी आपको मिलती जुलती दिखाई देंगी, ठीक है। जैसे वहाँ पर उत्तल दर्पण 2 तरीके से 2 स्थितियों में ही प्रतिबिंब बनाता था, वैसे यहाँ पर अवतल लेंस केवल 2 परिस्थितियों में प्रतिबिंब बनाता हुआ